हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लाएँ क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एक नंबर में पूछे जाते हैं। एक नंबर मतलब अति लघु में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वही उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा अगर बढ़ा दें वो लोग तो 2 या 3 नंबर में लघु के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो लघु में भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से तैयार करके जाना है, क्योंकि पेपर में आपके एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको निकालना है। क्या होता है व्यंजक? तो लिखेंगे आप उत्तर, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P बाई R³ न्यूटन पर कूलम। मैंने इसलिए यहाँ एक लिख रखा है क्योंकि बहुत से इसमें क्वेश्चन छोटे भी हैं और बहुत से क्वेश्चन इसमें बड़े भी हैं। तो मैंने एक नंबर का क्वेश्चन मान के चला हुआ है, ठीक है। लेकिन आपसे हो सकता है वो 2 नंबर में भी क्वेश्चन दे दें, या हो सकता है 3 नंबर में भी दे दें, क्योंकि ये भी मान लीजिए यही क्वेश्चन था, हो सकता है आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन वहाँ पूछ लें। नंबर मान के चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये आपको लगता है कि आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा? नहीं, हो सकता है ये 2 नंबर में पूछा जाए, हो सकता है ये 3 नंबर में भी पूछ लिया जाए। क्या आपको बताना है? आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है। आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल होता है, से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है हमें। तो F जो होता है हमारा, जो बल लग रहा होता है दोनों आवेशों के बीच में, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई R², ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2020 में पूछा गया है ये। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेके, एप्सिलॉन नॉट इधर ले गए हैं हम लोग, और ये F जो है वो नीचे आ गया, तो F हो गया और FR², ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? विमीय सूत्र क्या होगा? Q1 Q2 का क्या होगा? AT.AT, यानी Q1 आवेश जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? AT। तो ये भी आवेश है Q1 और Q2 भी आवेश है, तो AT और AT इनका भी हो जाएगा। F का यानी कि फोर्स का होता है हमारा जो विमीय सूत्र MLT-2, और ये R² आप देख ही रहे हैं, R² यानी कोई लेंथ है, कोई दूरी है, त्रिज्या के बीच की दूरी होती है, यानी कि वो किसका लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ को हम लोग लिखेंगे L2। फिर यहाँ से आप बनाएंगे, देखिए AT और ये AT, तो कितना हो जाएगा? देखिए M देखिए ऊपर जा रहा है, तो M-1 हो रहा है, ठीक है। L जो है ये L और ये L2 कितने हो गए? L3, लेकिन जाएंगे ऊपर तो हो जाएंगे L-3। ये T हो गए T2, और ये T-2 है, ये ऊपर आएगा तो T+2, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए? T4। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले सॉल्व हो गए, अब ऊपर वाले बचे A1 और ये A1 कितने होंगे? A2, ठीक। इतना आपको ये इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से विमाएँ निकाली जाती हैं, देख लीजिए आप लोग भी, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पेपर में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको तब भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें आपसे जरूर पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको पता होना चाहिए कि जो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको निकालना किस तरह से? कूलाम अति लघु में ही पूछा जा सकता है मोस्टली, ठीक है, 2 नंबर में ये। तो एक कूलाम आवेश में आपको एक कूलाम उन्होंने खुद बोल दिया, यानी Q=1। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन में जो कितने कूलाम होते हैं? E= 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। एन आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन में, मतलब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एन आपको निकालना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो आपको एन है, ठीक है, वो आपको एन निकालना है। तो Q=Ne, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा Q=Ne, आवेश बराबर जो नंबर हो और इलेक्ट्रॉनों का गुणा, ठीक है। एन यहाँ से निकालना है आपको, N = क्या हो जाएगा? Q/E। यहाँ N बराबर निकालेंगे, Q की जगह 1 कूलाम जो दिया था, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो रखनी है आपको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि एक जो है कूलाम आवेश में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको बता देना है, ठीक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है? किसी माध्यम में परावैद्युतांक होता क्या है वो आपको बताना है। तो आपको सीधे सीधे लिख देना, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से मुक्त संधारित्र तथा उसी प्रकार के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है, ठीक है। जो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त, मतलब उस माध्यम से युक्त संधारित्र तथा उसी आकार के, उसी मतलब सेम आकार होता है, ठीक है, के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। यानी पहला संधारित्र तथा जो दूसरा उसका निर्वात संधारित्र, ठीक है, दोनों संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। तो K क्या लिखेंगे? K यानी कि परावैद्युतांक है, K C/C0। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, K C/C0। ये C जो पहला है वो माध्यम का परावैद्युतांक, दूसरा है वो निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात, ठीक है, दोनों का अनुपात है ये, ठीक। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व आप बताएंगे, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जो किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल में धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल J से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला यानी कि जो सूत्र है वो क्या है? J = I/A।
ठीक है। बताया था कि इसका मात्रक लिखिए। मात्रक क्या है? मात्रक आप लिखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर कैसे? आई का जो यानी धारा का हमारा जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर बटे लगा हुआ देखिए बटा फिर ए यानी एरिया का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बताएंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। ताप वृद्धि के साथ जो धातु की प्रतिरोधकता होती है उसमें वृद्धि की व्याख्या करिए। तो आप लिखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है उसका तो आप लिखेंगे सिंपल से इसका आंसर, ताप में वृद्धि होने से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जो ताप में अगर वृद्धि होती है तो धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इतना आपको बता देना है। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा आंसर था, ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं बताइए, है ना। किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता क्या है वो आपको बताना है। तो आपको बता देना है सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल की आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल के जो दोनों प्लेट होते हैं उनके बीच के जो सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इतना आपको बता देना, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला है किरचॉफ का धारा का नियम क्या होता है। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, इस तरह से बोल सकता है या आपसे बोल सकता है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियम को भी हम लोग धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए किरचॉफ का पहला नियम या किरचॉफ का धारा का नियम एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो किसी भी धारा मतलब कोई धारा है, कोई संधि है, ठीक है, यहाँ से धारा आ रही है, दो तीन धाराएं आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ से दो जा रही हैं, तो जो संधि पर मिल रही है संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग जो होता है वो शून्य होता है। लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू 0। इतना आपको बता देना है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स जो है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है उसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। तो आप बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है ना, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को एसआई मात्रक भी बोलते हैं। तो आप बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे या आप बोलेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक। इतना आप बता देंगे, ये भी एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व विमा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी मात्रक बताना और उसका विमा बताना है। तो आप बताएंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और इसकी विमा बताएंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी होता है यानी L2 और एम्पियर का A। तो आप बता सकते हैं कि विमा इसकी होती है L2A, ठीक है। तो ये इसकी विमा होती है और ये उसका मात्रक होता है, ठीक है। इस तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, 1 से लेकर के 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, यह किन किन स्थानों पर होता है। नति कोण क्या होता है और इसका अधिकतम मान कितना होता है और किन किन स्थानों पर यह होता है। तो आपको बता देना है कि नति कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है ये? उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है पृथ्वी के, ठीक है। और इसका अधिकतम मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये आपको रट के जाना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 12th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस तरंग की होती है वो आपको बताना है। आपको बता देना है उत्तर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग रेडियो तरंग है तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंग गामा किरणें। दो किरणें हैं यानी कि सबसे अधिक किसकी होती है? रेडियो की, और सबसे कम किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, ठीक है। इस तरह से आपको एक आपका वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा स्पेक्ट्रम, उसमें आप याद कर लीजिएगा सारी किरणें जो होती हैं, अव्यक्त किरणें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, सारी किरणें होती हैं, उन सबका आप देख लीजिएगा चार्ट होगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। किसी लेंस की जो क्षमता है उसका क्या तात्पर्य है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है उसका मात्रक आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता का आपको उत्तर लिख देना है कि लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। जो किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग P बताते हैं, P से दिखाते हैं, ठीक है। और लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। फोकस दूरी का प्रतिलोम यानी कि 1/f, f होता है केवल फोकस दूरी और उसका प्रतिलोम करेंगे तो 1/f मीटर में, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर में आपसे अति लघु में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आज अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या होता है? ये आपने हाइगेंस में वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा, इसका नाम जरूर आपने हाइगेंस वाले चैप्टर में सुना होगा। क्या होता है तरंगाग्र? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को ही तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। जो किसी माध्यम में समान कला में फेज समान होगा जिनका स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श यानी कि टच कर रही होंगी, वो काल्पनिक रेखाओं को ही हम लोग तरंगाग्र कहते हैं, या वो काल्पनिक सतहों को ही हम लोग तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स उस पदार्थ का परिवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रकाश की चाल दे दी है
प्रकाश की चाल आप लिखेंगे सी इक्वल टू, वैसे होती क्या नॉर्मल जो प्रकाश की चाल होती है वही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर दिया पदार्थ में पूछा ना, देखिए उस पदार्थ का परिवर्तन क्या होगा जिसमें प्रकाश की चाल, यानी कि पदार्थ में प्रकाश की चाल उन्होंने अलग से बताई है। वैसे तो प्रकाश की चाल ये होती है, क्या होती है सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे उन्होंने पदार्थ में दी, पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होती है वी इक्वल टू 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, इतना उन्होंने खुद दे रखा है ये। तो आप बताएंगे पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या निकलेगा एन इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी जो प्रकाश की चाल और जो दूसरे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो एन बराबर लिखेंगे प्रकाश की चाल बटे वी, सी अपॉन वी। तो सी अपॉन वी की जो वैल्यू लिखेंगे 10⁸ से 8 कट जाएगा, 3/2.3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.3। तो ये एन जो हमारा अपवर्तनांक आएगा वो आएगा 1.3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर वैल्यू आपको दिया रहेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग होता है। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें मंदक क्या होता है। तो आपको छोटा सा आंसर लिख देना, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। यानी मंदक का काम क्या होता है, किसी को गति को मतलब धीरा कर देना। ठीक, मंदक का काम होता है किसी भी चीज़ गति को धीरा कर देना। ठीक है, जो गति को धीरे कर दे उसी को हम लोग मंदक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग मंदक का उपयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं दो मंदकों के नाम लिखिए। जो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक यूज़ होते हैं क्यों कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो पहला है ग्रेफाइट तथा दूसरा है भारी जल। पहला ग्रेफाइट भी भारी होता है, पहला ग्रेफाइट भी मंदक का कार्य करता है, दूसरा भारी जल, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है D2O, ये भी मंदक का कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। जो ठोस में उपस्थित जो होते हैं ऊर्जा बैंड उनके नाम आपको बताने हैं। तो आपको बता देना है चालन बैंड तथा संयोजी बैंड ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड होते हैं। ठोसों में जो उपस्थित होते हैं वो कौन से होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड, ये दोनों ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं हमारे ठोसों में। ठीक है, फिर फ्रेंड्स 19th क्वेश्चन है मूल लॉजिक गेटों के नाम लिखिए। मूल लॉजिक गेट हमारे क्या होते हैं, जो बेसिक हमारे जो लॉजिक गेट होते हैं वो क्या होते हैं, और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट, मूल लॉजिक गेट होते हैं। बाकी इससे तो आपके बाद में बनते होंगे, नैंड गेट बनता है, ठीक है, नॉर गेट बनता है, ठीक है, और भी बहुत सारे गेट बनते हैं। लेकिन हमारे जो मेन मूल जो होते हैं वो लॉजिक गेट कौन से होते हैं, OR यानी और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। ठीक है, तो ये हमारे मूल लॉजिक गेट होते हैं। ये भी आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अतिलघु में या बहुविकल्पी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए। एंड गेट हमारा दिखता कैसा है उसका लॉजिक प्रतीक बनाइए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी न किसी एक गेट का प्रतीक जरूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 में भी आया, 2008 में भी आया, 9, 10, 16, 2017 में भी आया, और भी पिछले साल भी 2019 में भी ये आया था। ठीक है, हो सकता है पेपर के 7 सेट होते हैं, देखिए पेपर के होते हैं 7 सेट, किसी सेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। 7 सेट में से किसी न किसी एक क्वेश्चन, 7 सेट में से किसी न किसी एक सेट में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो आपको बता देना एंड गेट का जो प्रतीक होता है वो कैसा होता है। देखिए ये देखिए डी, पहले आप इसको आपको इस तरह से याद रखना है। एंड जो होता है देखिए एंड में डी आपको बनाना कौन सा है, डी शेप बना देना है। आपको कौन सा शेप बना देना है, डी शेप बना देना है। ठीक है, और यहाँ से एंड यानी कि दो ही जो आ रहे हैं, 2 टर्मिनल इधर से आ रहे हैं, निकल कितने रहे हैं, एक निकल रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो डी बीच में बनाना है वहाँ से A, B 2 टर्मिनल आ रहे हैं और एक गेट, यानी 2 इनपुट दिए जा रहे हैं। इनको कौन से इनपुट दिए जा रहे हैं, 2 इनपुट दिए जा रहे हैं एंड गेट को, और एक आउटपुट निकल रहा है। आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, मतलब 2 इनपुट इसमें डाल रहे हैं A और B, 2 इनपुट कोई आ रहे हैं, और ये जो डी गेट का काम होता है वो आउटपुट कितने देता है, एक आउटपुट देता है। 2 इनपुट लेकर एक आउटपुट देता है हमको, ये एंड गेट का काम होता है। यही इसका लॉजिक प्रतीक भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में 1, 2 व 3 नंबर में पूछे आते हैं। तो उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर में 1-1 नंबर की भी वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।